चलो, तो आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, देन डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन, एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो ये जो सेशन रहेगा ये थोड़ा सा कंबाइंड सेशन है 11th एज वेल एज 12th। 11th का मोशन इन प्लेन का सर्कुलर मोशन का पार्ट और 12th का रोटेशनल डायनामिक्स का जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन है बराबर। टू ब्रिंग सर्कुलर मोशन इन अ बॉडी इट मस्ट बी गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी एंड फोर्स। अगर सर्कुलर मोशन कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स देना पड़ेगा। अगेन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड देन मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होता है वो क्या होता है, मेरा कांस्टेंट स्पीड होता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा सवाल है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, क्योंकि अलग अलग जगह पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, मेरा अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ कर लूँ, मान के चलो कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल में चल रहा है, 4 अलग अलग पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो आप लोग देख सकते हो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पे अलग अलग है। सो सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या है, मेरा एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, याद रखना। सिंस ओनली स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। अगेन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ वेरिएबल स्पीड, डायरेक्शन भी अलग है, अब स्पीड भी अलग है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो दिस इज फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिर्फ एक याद रखना, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, सेकेंड वन इज इट इज पीरियडिक मोशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, ये पीरियडिक है, मतलब एक सर्कल वो इक्वल टाइम के बाद रिट्रेस करता है उस सर्कल। नेक्स्ट द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले यहाँ पे है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, सो इट इज डिफाइंड एज द एंगल टर्न बाय द पार्टिकल फ्रॉम सम रेफरेंस लाइन। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द डेल्टा थीटा विच इज यूजुअली मेजर्ड इन रेडियन। अगर रेडियन में हो तो उसके डायमेंशंस नहीं होते, याद रखना। नेक्स्ट क्या मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है और वेक्टर है, तो ये डिपेंड करता है। अगर फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो देन दैट डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर, लेकिन इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर हो तो वी कैन कंसीडर इट एज अ वेक्टर। ठीक है, फाइनाइट रहेगा तो स्केलर है और बहुत ही छोटा रहेगा तो वो क्या रहेगा, वेक्टर। वी कैन कंसीडर इट एज अ वेक्टर। लेकिन ये जो डेफिनेशन है इसका कि रेफरेंस लाइन से जो एंगल टर्न हो रहा है उसे कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखना सर्कुलर मोशन में हमें करना क्या है, वी आर गोइंग टू कंसीडर सर्कल एज अ ओरिजिन, सॉरी सेंटर ऑफ अ सर्कल एज अ ओरिजिन। ठीक है ना, तो ये जो सेंटर है उसको हम ओरिजिन कंसीडर करेंगे। मान के चलो कि इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, तो इसका हमें एक वेक्टर मिलेगा, दिस इज द रेडियस वेक्टर ए। और कुछ समय के बाद वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया तो हमें यहाँ पे और एक रेडियस वेक्टर मिलेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर इज सेम, लेकिन डायरेक्शन हर जगह पे क्या है, अलग अलग है। तो पहला ये जो है ओ ए कुछ एंगल बना रहा है θ1, और दूसरा जो है यहाँ पे वो कुछ एंगल बना रहा है। अब एंगल हम मेजर करेंगे ओरिजिन से तो वो बनेगा θ2। नाउ व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा थीटा, दैट इज θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए एक सवाल, पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कल करता है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, डिस्प्लेसमेंट 0। मैंने ये नहीं बोला कि बाबा एक चक्कर में उसका एंगल कितना है, समझ में आ रहा है ना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो वर्ड्स को समझना। एंगल ट्रेस बाय पार्टिकल इन वन सर्कल इज 2 पाई, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली इसका एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई टी। ये हमने ऑसिलेशन में भी यूज किया है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, याद है। एक्सिस पे जब हम एंगल लेते हैं ओमेगा टी एक्सिस, इवन एसी सर्किट में भी हमने ओमेगा टी एक्सिस ही लिया है।
तो सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल, एकदम यहाँ से हम याद रख सकते हैं। दूसरी चीज मेरे पास रहेगा ओमेगा एवरेज, दैट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये होता है मेरा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और तीसरा रहेगा मेरे पास इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग देख सकते हो पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इज शोइंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इन डेल्टा टी टाइम, and in this time period it covers a distance delta s along the circular track, then the angular velocity is equal to, तो ये instantaneous angular velocity, clear है? So this is the expression for instantaneous angular velocity. Now angular velocity क्या है? वेक्टर है, लेकिन ये कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। Now what is axial vector? एक्सियल वेक्टर क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर है, ठीक है, लेकिन कैसे? अरे मुझे क्या पता। मान के चलो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब इसका जो लीनियर वेलोसिटी है ऐसे। अब मुझे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है। जिस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में आप लोगों को फिंगर्स को कर्ल करना है, ठीक है ना? मतलब ये ऐसे चल रहा है ना, अगर मैं फिंगर्स को कर्ल कर लूँ तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? ये थंब का डायरेक्शन रहेगा, बराबर, और इसी डायरेक्शन में आप लोगों को एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट द एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस दिस पार्टिकल इज रोटेटिंग, बराबर ना? यही एक्सिस होगा ना रोटेशन का, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सियल वेक्टर। ये क्या होगा? मेरा एक्सियल वेक्टर है, क्लियर? सो राइट हैंड थंब रूल से हम कर सकते हैं। इसका यूनिट क्या रहेगा? रेडियन पर सेकेंड। अब देखना, सर्कुलर मोशन में हम इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन ऑसिलेशन में, ट्रैवलिंग वेव्स में, साउंड में हमने इसको नाम क्या दिया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का और एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, वेयर टी इज टाइम पीरियड, एन इज फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल, एंड फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ सर्कल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। समझ में आ रहा है? तो ओमेगा के देखना कितने फॉर्मूले अपने पास, 4-5 फॉर्मूले बन रहे हैं, क्लियर है? अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा रहे? मैं यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लीनियर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। मान के चलो अगेन इनिशियली पार्टिकल यहाँ से चालू हो रहा है, ओ से ए, ओ ए वेक्टर, बराबर। कुछ समय के बाद पार्टिकल मेरा यहाँ पे गया, सो दिस इज आवर ओबी वेक्टर, दिस इज आवर ओबी वेक्टर। और इसने एंगल, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अज्यूम करना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? थीटा हुआ है। अब मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। व्हाट इज डिस्टेंस? तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखोगे, डिस्टेंस इज नथिंग बट द आर्क ए बी। डिस्टेंस यहाँ पे क्या मिलेगा? आर्क ए बी इज अ डिस्टेंस, आर्क ए बी इज अ डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। तो ये हम निकाल सकते हैं, ए से बी की तरफ एक वेक्टर जा रहा है, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अगर करोगे यहाँ पे तो क्या होगा? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो आप लोग देख सकते हो दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन एंगल सम थीटा, ये सब्सट्रैक्शन वाला फंडा है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप लोगों को एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2। तो इस हिसाब से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और डिस्टेंस, आर्क लेंथ, हमें फॉर्मूला पता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू आर्क एंगल, बराबर ना? रेडियस इंटू आर्क एंगल। तो आर्क लेंथ ए बी is nothing but the r into theta. So this is the difference between distance and displacement. नाहीतर रेकॉर्डिंग मध्ये अशा शिवाय पाठवतो बघ, तुझं नाव टॅग करून, चालेल का? काय पाठला? कशाला हे सगळं करतोस? थांब मी त्या एडिट करणाऱ्याला सांगतो, याच्यावरती 1-2 मेम टाकायला लावतो। आया समझ में? सो दिस इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये दो फॉर्मूले याद रखना, s इज इक्वल टू आर थीटा और आगे रहेगा 2r sin थीटा बाय 2। नेक्स्ट
angular acceleration. Now what is angular acceleration? The rate of change of angular velocity is called as a angular acceleration, and that is equal to d omega by dt. d omega by dt. अब ये जो एक्सेलरेशन होता है ना वो एवरेज होता है भाई, याद रखना ये अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी. इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. ठीक है. अब ये भी देखा जाए एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये भी मेरा एक एक्सियल वेक्टर ही है. कौन सा वेक्टर है ये? एक्सियल वेक्टर. और इसका डायरेक्शन सेम. सबसे पहले हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा. अब डायरेक्शन के लिए देखना, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालने के लिए हमें यहाँ पे देखना है ओमेगा बढ़ रहा है या ओमेगा घट रहा है. इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, ठीक है, अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो उसका अल्फा का डायरेक्शन सेम एज ओमेगा होगा. अल्फा का डायरेक्शन सेम एज ओमेगा होगा अगर ये ओमेगा बढ़ रहा है. अगर ये ओमेगा घट रहा है तो अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट. अल्फा का डायरेक्शन होगा अपोजिट टू ओमेगा. क्लियर है? नाउ व्हाट अबाउट व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट? जब ओमेगा कांस्टेंट होता है तब अल्फा कितना आएगा? तो अल्फा आएगा 0. अल्फा आएगा 0. अब ओमेगा कांस्टेंट कहाँ पे आता है? यूसीएम में आता है या नॉन यूसीएम में? यूसीएम में. तो यूसीएम में अल्फा 0 होता है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा 0 होगा. क्लियर है ये चीज? तो हमने यहाँ पे बात कर लिया एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था. सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बोल रहा हूँ क्या? नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लीनियर वेलोसिटी की. तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला भी सेम ही मिलेगा मुझे. डेल्टा वी इज इक्वल टू ट्वाइस वी साइन थीटा बाई 2. ट्वाइस वी साइन थीटा बाय 2. सिमिलरली चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन, ठीक है, तो वो मुझे मिल जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू ट्वाइस ए साइन थीटा बाई 2. तो मतलब एक ही फॉर्मूला है. क्वांटिटी अगर आप चेंज करते रहोगे तो आप लोगों को चेंज मिल जाएगा. यहाँ सबसे पहले डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को समझने की कोशिश करते हैं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब देखना उससे पहले आई थिंक हमें हाँ कितने अलग अलग एक्सेलरेशन है, क्या क्या रिलेशन है वो भी समझना पड़ेगा. बराबर. तो काइनेमेटिक इक्वेशंस, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. देखो भाई ये मैं सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा 0 हो जाएगा. तो मतलब ये बहुत सीधा. दिस इज सिमिलर टू द जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में किया था. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होती है, एक्सेलरेशन नहीं आता ना, तो दैट पार्ट विल बी हियर. सो अल्फा विल बी 0. तो ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल आता है. तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ईजी होती है. तो उस केस में ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी लिख सकते हैं. थीटा बाई टी की जगह पे कैपिटल टी रख के भी हम कर सकते हैं. ठीक है ना. तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन करना क्या है, हमारे पास कुछ इक्वेशंस थे. बराबर. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as and distance covered in n second is equal to u plus a in bracket n minus 1/2. बराबर ना. तो ये मेरे ट्रांसलेशनल मोशन के इक्वेशन है एक्सेलरेटेड मोशन के. अब यही इक्वेशन में ट्रांसफर कर सकता हूँ सर्कुलर मोशन में. कैसे? तो v की जगह पे मैं लिखूंगा ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. उसके बाद रहेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी. उसके बाद रहेगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा. तो मतलब करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी की जगह पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, ये भी यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं. ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इन ब्रैकेट n माइनस 1/2. सो दिस इज काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. तो फिर से वही वाला फंडा स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. बराबर. स्विच इज ऑन, स्विच इज ऑफ, ये सारे जो टर्म्स आएंगे तो आप लोगों को उसके हिसाब से ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल चेंज करना पड़ेगा या फिर लेना पड़ेगा. क्लियर है ना. सो दिस इज काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. एक्सेलरेशन कितने हैं मेरे पास? एक्सेलरेशन कितने हैं सर्कुलर मोशन में? अगर देखोगे एक्सेलरेशन टोटल 4 है. कौन सा? तो पहला रहेगा एंगुलर एक्सेलरेशन जो अभी हमने डिफाइन किया था. बराबर ना. अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी.
दूसरा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है AC इज इक्वल टू माइनस v²/r। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन कहां पे होगा इसका, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो v²/r। तीसरा रहेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तीसरा कौन सा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लीनियर वेलोसिटी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लीनियर वेलोसिटी dv/dt। और जो लास्ट एक्सेलरेशन है दैट इज नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द summation of centripetal acceleration plus tangential acceleration. So this is vector addition. मैग्नीट्यूड में अगर देखोगे तो हम इसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन A is AC² प्लस AT²। और ये कब आएगा नेट एक्सेलरेशन, ये इतना एक्सेलरेशन कब आएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मैं यहाँ पे यूसीएम लिख दूँ, यूसीएम में देखा जाए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। यूसीएम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, और ये जो नेट एक्सेलरेशन रहेगा दैट नेट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन नॉन यूसीएम में देखा जाए ना तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरा 0 नहीं होता, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इनका वेक्टर एडिशन करना पड़ता है। और नॉन यूसीएम में नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ हो इसकी कुछ गारंटी नहीं। यहाँ पे यूसीएम में देखा जाए तो नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ आएगा, नॉन यूसीएम में अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन मेरा सेंटर की तरफ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सो दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो आप लोगों को रिजल्टेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में, बराबर। तो ये कहाँ पे जा रहा है, सेंटर की तरफ नहीं जा रहा है ना, सेंटर की तरफ। सो नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ सिर्फ यूसीएम में होता है, नॉन यूसीएम में होता नहीं। क्लियर है, ये एक चीज है। अब दूसरी चीज, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले तो S इज इक्वल टू थीटा क्रॉस R, क्रॉस प्रोडक्ट है, याद रखना, वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूं। S इज इक्वल टू थीटा क्रॉस R, ये क्या है, तो ये आर्क लेंथ का ही फॉर्मूला, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। लेकिन वेक्टर में अगर लोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रॉस रेडियस वेक्टर, ऐसा आ जाएगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें और हम यहाँ पे केस मान के चले कि ये केस यूसीएम का है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो यहाँ पे ये मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। सिमिलरली अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r। सॉरी यूसीएम का केस नहीं, अगर मैं रेडियस कांस्टेंट मानता हूँ, अगर यूसीएम रहेगा तो ये तो 0 हो जाएगा अल्फा। समझ में आ रहा है, तो ये वेक्टर के फॉर्म में है। डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा S इज इक्वल टू आर थीटा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, A इज इक्वल टू आर अल्फा, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे लगेगा कि सर V इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो इसका मतलब ओमेगा मेरा या तो V के ऊपर डिपेंड करता है या तो R के ऊपर डिपेंड करता है या फिर दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। इक्वेशन तो वही बोल रहा है ना, लेकिन याद रखना ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड R। ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ R एंड V। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि रिलेशन नहीं दिखाता, कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। ओमेगा V और R के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ओमेगा सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। याद रखना, बेसिक सी चीजें हैं। नेक्स्ट, सो दिस इज द डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जो हमने अभी कवर कर लिया। पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद a यूनिफॉर्म स्पीड, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे dv/dt 0 होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप लोगों को मिल जाएगा v²/r या फिर r ओमेगा स्क्वायर। नॉन यूनिफॉर्म में देख सकते हो आप लोग, एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन रहेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में फोर्सेस कौन से होते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
ये फोर्सेस हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सेंट्रीपेटल फोर्स मेरा एक टाइप ऑफ फोर्स है? नाउ व्हाट इज टाइप ऑफ फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस, बराबर ना? समझ में आ रहा है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फोर्स। सिमिलर टू दैट, क्या सेंट्रीपेटल फोर्स मेरा टाइप ऑफ फोर्स है? तो आंसर होगा इसका नहीं। आंसर होगा इसका नहीं। What is centripetal force? Centripetal force is nothing but the summation of all the real forces. Centripetal force क्या है? Summation of all the real forces. अब real forces कौन से? अगर हम यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल अ मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, और मैं उसको क्या कर रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा हूँ। अलग अलग सिनारियोज कंसिडर अगर करोगे, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग और मैं इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा हूँ, बराबर। हमें एक तो चीज पता है, सेंट्रीपेटल फोर्स कहां पे होगा? सेंटर की तरफ होगा। क्या सेंट्रीपेटल फोर्स टाइप ऑफ फोर्स है? नहीं। ये क्या है? समेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस। तो यहां पे रियल फोर्स कौन एक्ट कर रहा है? टेंशन। इस पॉइंट के ऊपर देखोगे तो टेंशन इस तरफ एक्ट कर रहा है ना, और यहां पे देखना, दिस टेंशन इज नथिंग बट द सेंट्रीपेटल फोर्स। ये केस हुआ। दूसरा, अगर मैं ऑब्जेक्ट अब वर्टिकली घुमाऊं किसी भी पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग आ सकता है, एक दो पोजीशन कंसीडर करते हैं। अब डाउनवर्ड पोजीशन में देखना, इस पार्टिकल के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? mg नीचे लग रहा है, टेंशन अपवर्ड लग रहा है, बराबर। और सेंट्रीपेटल फोर्स कहां पे होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। अब समेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस, तो रियल फोर्सेस कितने हैं यहाँ पे? टेंशन एंड mg। अब साइन कन्वेंशन के साथ समेशन करना है हमें, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा T माइनस mg इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। T माइनस mg इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये किसके लिए? तो इस कंडीशन के लिए। अब मान के चलो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में देखना, पार्टिकल के ऊपर फोर्स mg तो नीचे लग रहा है और टेंशन कहां पे लग रहा है? अब आपको रियल फोर्स ढूंढना है जो कि सेंटर की तरफ हो। यहां पे देखना, इस केस में सेंटर की तरफ सिर्फ टेंशन है ना, तो दिस टेंशन विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपेटल फोर्स इस केस के लिए। आया समझ में? तो आपको ढूंढना है। अब कॉइन इज केप्ट ऑन अ रोटेटिंग डिस्क, ये वाला भी सिनारियो है। कॉइन इज केप्ट ऑन अ रोटेटिंग डिस्क, तो ये रोटेट होने के बाद ये क्या करेगा? स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा ना, बराबर। तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स कौन है? फ्रिक्शन। यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स कौन है? फ्रिक्शन, बराबर ना। तो मतलब देखना, अगर ये कॉइन राइट डायरेक्शन में चल रहा है तो फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा। तो ये जो फ्रिक्शन है ना, दिस फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। और क्या है? अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दूं, साइक्लोट्रॉन मोशन याद है? साइक्लोट्रॉन मोशन, साइक्लोट्रॉन मोशन में क्या था? तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। और एटम्स न्यूक्लियर में हमने देखा था बोहर्स पोस्टुलेट, बराबर ना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अराउंड द न्यूक्लियस गोल गोल चक्कर काटता है। तो वहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स कौन सा रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो ये 5-6 केसेस याद रखो, तो आप लोगों को सेंट्रीपेटल फोर्स समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग एक्सप्रेशन है सेंट्रीपेटल फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से चालू कर सकते हैं, बेसिकली रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है mv²/r। इसी को हम लिख सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर, बराबर। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2π/t, बराबर ना। तो ये आ जाएगा mr 4π² डिवाइडेड बाई t², या फिर mr 4π² इंटू n²। तो आप लोग देख सकते हो, सेंट्रीपेटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आते हैं हमें सीडी में। नेक्स्ट, वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। अब ये वर्क डन जीरो क्यों? सेंट्रीपेटल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, बराबर। ये और पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स इधर है। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? मेरा परपेंडिकुलर हो रहा है टू दिस सेंट्रीपेटल फोर्स। तो वर्क डन कितना आएगा? जीरो, क्योंकि वर्क डन इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। अब ये सेंट्रीपेटल फोर्स कब आएगा पिक्चर में? जब आप लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हो सेंटर से, मोशन के सेंटर से आप लोग जब ऑब्जर्वेशन करोगे तब उसे बोला जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। लेकिन अगर आप लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हो सेंटर के बाहर से, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, बराबर, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स, whereas centripetal force is a real force.
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है मेरा, सूडो फोर्स है। क्लियर है ये चीज। अगर मैं इन दोनों की एडिशन कर दूं, सेंट्रीपेटल फोर्स प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इन दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 0। इन दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 0, क्योंकि जितना सेंट्रीपेटल फोर्स होता है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स सेंटर की तरफ काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां पे काम करेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर। तो वो इक्वल होते हैं और ऑपोजिट होते हैं। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से आएगा और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से आएगा।